और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जी हाँ, 2024 का रण जोरदार हो रहा है। इन दोनों गली चौराहों में चुनावी चकल्लस का दौर जारी है। खास करके चाय पान के टपरे से केंद्र बने हुए हैं। जिसे देखो वह चुनावी विशेषज्ञ बनकर राजनीतिक विश्लेषण में जुटा हुआ है। हर किसी का अपना गणित है, अपने तर्क हैं। समीकरण का ऊँट किस करवट बैठेगा, इसे लेकर भविष्य कथन की तर्ज पर दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। कौन सी लोकसभा सीट किस राजनीतिक दल के खाते में जा सकती है और किस सीट पर परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है, इन सभी बिंदुओं को लेकर बहस करने वालों के बीच नोकझोंक देखने सुनने को मिल रही है। लेकिन इसी सियासी नोकझोंक के बीच हम एक एक सीट का हिसाब कर रहे हैं, हर एक मतदाता का जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक सीट का धारदार विश्लेषण और सटीक अनुमान लगा रहे हैं। आज हमारे खास प्रोग्राम सत्ता के महासंग्राम में बात होगी बैतूल लोकसभा सीट की। तो बैतूल लोकसभा सीट पर टक्कर जोरदार है। बीजेपी और कांग्रेस इस बार पूरा जोर लगा रही है। मां ताप्ती की उद्गम स्थली और सतपुड़ा के जंगलों से घिरे बैतूल संसदीय क्षेत्र में आदिवासी वर्ग के मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में यहां आदिवासी वर्ग की ही हार जीत का फैसला करता है। इस सीट को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। दरअसल 1996 से बीजेपी लगातार बैतूल सीट पर चुनाव जीत रही है। हालांकि पार्टी चुनावों में चेहरे जरूर बदलती रही, लेकिन जीत का सिलसिला बरकरार है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 1991 में आखिरी बार इस सीट पर जीत हासिल की थी। इस सीट को जीतने के लिए बसपा भी जोर लगा रही है। ऐसे में इस बार चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद है। इस सीट पर फिर 2019 वाली जोड़ी आमने सामने है। बीजेपी ने इस सीट से फिर दुर्गादास उइके को उतारा है, जिनकी टक्कर कांग्रेस के रामू टेकाम से होगी। बता दें कि इस सीट पर चुनाव दूसरे फेस में होना था, लेकिन बसपा उम्मीदवार की मौत की वजह से इस सीट पर मतदान की तारीख चुनाव आयोग को बदलनी पड़ी। बैतूल सीट का इतिहास भी बेहद रोचक है। यूँ तो राजनीति में कई ऐसे अवसर आते हैं जब भाई भाई प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। बैतूल संसदीय क्षेत्र में भी 2014 के चुनाव में ऐसा ही हुआ था। कांग्रेस ने मकड़ाई के पूर्व राजघराने के अजय शाह को लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया था और अजय शाह के भाई विजय शाह हरसूद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे और प्रदेश के खाद्य मंत्री बनाए गए थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी दी। अजय शाह के छोटे भाई संजय शाह टिमरनी विधानसभा क्षेत्र से तब भाजपा के विधायक थे। उन्हें भी पार्टी ने बड़े भाई को हराने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी। इस चुनाव में विजय शाह और संजय शाह क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी ज्योति धुर्वे के पक्ष में खुलकर प्रचार करते और कांग्रेस पर खूब हमले करते दिखे, जिसका नतीजा ये रहा कि यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी अजय शाह की हार हुई। हालांकि ये बात हो रही कि उनके बेटे अभिजीत शाह अब टिमरनी से कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन इस बार की स्थिति बदली हुई है, लिहाजा कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। कमल पटेल हैं, पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं हरदा से। इसके साथ ही जफर अंसारी हमारे संवाददाता हरदा से, कैलाश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके साथ ही केदार सुरई जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कमल पटेल जी, आप ही के पास इस बार क्या बड़ी चुनौती देख रहे हैं आप इस संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि प्रत्याशी पुराने ही हैं लेकिन मुद्दे इस बार नए नहीं हैं। चलिए हम जफर अंसारी की रुख करते हैं। तो जफर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी हो गई हरदा में, और अब क्या बड़ी चुनौती बीजेपी और कांग्रेस के सामने इस संसदीय क्षेत्र में दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल मनोज जी, आपको बता दूं, जो मुद्दे लगातार जो चुनाव में काफी हावी रहते हैं, इस बार भी हरदा, बैतूल, हरदा और हरसूद की लोकसभा सीट पर वही मुद्दे हावी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओवर ब्रिज है, स्कूल कॉलेज है, रोजगार जो है तो बड़ी समस्या लोगों के बीच कहीं ना कहीं लोगों के बीच है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कल दौरा था हरदा में, तो ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि जो दोनों विधानसभा सीट यहाँ से हरदा और टिमरनी विधानसभा सीट हारी थी, उसके बाद से कोई दिग्गज नेता, भाजपा के कोई दिग्गज नेता के आने के समय सभी से आसार नजर आ रहे थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जो दौरा हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि जो हरदा और बैतूल
हरदा और टिमरनी से जो सीट हारी है वो प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री जो आए उसकी वजह यही है कि जो हारने के बाद यहाँ पर कांग्रेस मजबूत दिखाई देती है और भाजपा कमजोर नजर आ रही है। लगातार डीडीयू के भी जो है तो सांसद बनने के बाद जो है तो लोगों से यहाँ दूरी रहे। यहाँ पर सांसद की तरफ से जो है तो सांसदीय कार्य जो होना था वो यहाँ पर कोई कार्य नजर नहीं आया। हाँ, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की योजना है, वो योजनाओं का लाभ तो लोगों को बराबर मिला है, परंतु जो सांसद डीडीयू के लोगों के बीच में आना था वो यहाँ पर लोगों के बीच से लगातार दूरी बनाए हुए है। अभी देखा हरदा में जो ब्लास्ट लेकिन हुआ, क्या रामू टेकाम भी सक्रिय रहे वहाँ? कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है तो हारने के बाद भी रामू टेकाम जो है तो समय समय पर हरदा आए, लोगों के जो है तो तमाम तरीके के जो कार्यक्रम है उसमें यहाँ शिरकत करे, परंतु जो सांसद डीडीयू के हैं वो यहाँ पर हरदा और हरसूद क्षेत्र से दूरी बनाए हुए थे। और जीतने के बाद लोगों का भी आरोप है कि सांसद जो है तो जीतने के बाद, चूंकि हमेशा से सांसद बैतूल क्षेत्र से रहते हुए आए हैं, तो वहां का जो सांसद है वो हरदा और हरसूद में कम समय देते हैं, ऐसा लोगों का जो है तो यहाँ पर आरोप है। तमाम तरीके अभी जो है किसानों के लिए भी अगर हम बात करें तो किसानों के ऊपर जो आपदा आई है तो कभी सांसद जो है तो किसानों के खेत तक नहीं पहुंचे। हाँ, जो स्थानीय नेता है वो जरूर किसानों के खेत में गए। जैसे अगर हम बात करें पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल की, तो वो समय समय पर किसानों के बीच गए और अगर कुछ समस्या आई तो किसानों के निराकरण की बात किया है, तो उन्होंने राज्य सरकार से करी है, परंतु सांसद जो है तो यहाँ कहीं ना कहीं नजर आए। मनोज जी, चलिए, कमल पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है कमल जी आपका अनादि टीवी में। तो कमल जी, आपने सुना कि आप तो काफी सक्रिय रहे क्षेत्र में, लेकिन आपके सांसद दिखाई नहीं दिए, तो क्या इसका खामियाजा इस चुनाव में आपकी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चले जो काम किया है, जो काम आजादी के अगर 75 साल को आप देखें तो 55-56 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन गांव में पीने का पानी नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, कोई सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने सारे काम किए हैं। गांव हरदा में जितने भी गांव हैं सब में नल जल योजना कर दी है, ट्यूबवेल, टंकी और घर घर नल से पानी। सड़कों का जाल बिछा दिया हमने, जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो हमने अभी 10 साल के अंदर करके दिखाया। और रेलवे ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज जो डबल फाटेंगे थी वो सब बंद हो गई है। और साथ ही हरदा रेलवे स्टेशन करोड़ों की लागत से बन रहा है और खिड़किया रेलवे स्टेशन। तो मैं कहूंगा कि जो काम कोई कल्पना नहीं कर सकता था वो काम किया है। और सांसद जो है लोकसभा में 6 महीने लोकसभा चलती, सक्रिय रहते हैं और दूसरा काम करते हैं। लोगों के बीच में ये जो हमारे पत्रकार संवाददाता हैं, इनको सोचना चाहिए कि हजारों गांव है और सांसद एक है, और 2 साल कोरोना में चले गए। और सांसद का काम रोज गांव जाने का नहीं है, काम करने का है। विधायक और लोकल जनप्रतिनिधि जाते हैं, हम 24 घंटे जनता की सेवा में रहते हैं। और इसलिए पिछले बार हम 3,70,000 से जीते थे, इस बार 6 लाख से ऊपर जीतेंगे। कांग्रेस तो कोई नजर ही नहीं आ रही है। कांग्रेस के सांसद तो प्रत्याशी से जब भी नहीं आते थे पहले, उनका जब एमकेपी सालवे कोई कांग्रेस के नेता नहीं जानते थे उनको। कांग्रेस के मित्र जुड़ गए, केदार सुरई जी, उनसे जवाब ले लेता हूँ। केदार जी, आपने सुना होगा कमल पटेल जी कह रहे हैं आपके तो प्रत्याशी को लोग जानते नहीं, वो क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे, और इस बार बीजेपी 3 की जगह 6 लाख वोटों से जीत रही है। देखिए, मैं पटेल साहब का आदर करता हूँ। पटेल साहब ने जो भी कहा अपनी पार्टी और अपने जो डीडीयू के साथ है उनके बचाव में उनकी अपनी ताकत लगाई है। बाकी वो जो सत्यता से कोसों दूर है पटेल साहब, उनको अभी पता नहीं है कि डीडीयू के साहब के बारे में हरदा की जनता जो है वो डीडीयू के साहब को दूरदर्शन के नाम से जानती है, मतलब जिनने पास से कभी दर्शन नहीं दिए। ऐसे व्यक्ति के लिए हरदा की जनता का जो स्नेह है, वो प्रेम, वो बिल्कुल भी नहीं है। उसका उदाहरण कल देखने को मिला। देखिए, अगर हरदा वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होता, बैतूल भारतीय जनता पार्टी की गढ़ मानी जाती पूरी लोग संसदीय क्षेत्र, तो हरदा के जो नेता हैं, बैतूल के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, उनको पुलिस प्रशासन और पैसे के दम पर भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 लाख लोगों का नारा दिया था, 1 लाख। 25,000 नहीं आए सर, 25,000 इसलिए नहीं आए क्योंकि डीडीयू जी एक निष्क्रिय व्यक्ति है। आप भारतीय जनता पार्टी के काम गिना देंगे, कमल पटेल जी के काम गिना देंगे, सवाल उससे नहीं है। सवाल ये है डीडीयू जी का क्या काम था। अभी खेतों में आग लगी है, कुछ दिन पहले डीडीयू जी कितने खेत में गए जरा बता दे। तो पटेल साहब तो कह रहे हैं कि सांसद का इतना कोई ज्यादा काम रहता नहीं, सारा काम विधायक लोग कर लेते हैं। हाँ सर, वही मैं कह रहा हूं कि इनके सांसद का कोई काम नहीं है, वो काम के योग नहीं है। तो जनता ने ये गठड़ी बांध ली है कि इस बार हमको डीडीयू जी को पास में ही रखना है।
दिल्ली नहीं भेजना है क्योंकि काम नहीं। अब ये कह रहे हैं कि काम नहीं है, और मोदी जी कहते हैं कि शिवराज जी को दिल्ली ले जाना है क्योंकि वहां पर काम है, और कंट्रोवर्सी यहीं पर हो रही है। तो हमारे को काम का व्यक्ति चाहिए, हरदा जिले को काम का व्यक्ति चाहिए जो विकास में की जो गाड़ी है उसमें मजबूत इंजन लगा सके और हमारा जो रुका हुआ विकास है वो पूरा हो जाए। तो इसलिए हम लोगों ने सबने हरदा ने तय किया है कि इस बार जो डीडी उइके साहब है, उनका नाम भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि जनता उनको दूरदर्शन के नाम से कहने लगी। एक नेता की पर्सनालिटी पे यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि उनकी अयोग्यता उनके नाम से जब जुड़ जाए, तो मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगता है। दुर्गा दास उइके जी के जो काम है वो उंगली पे नहीं गिना सकते हम लोग। लेकिन दूरदर्शन का एक फायदा ये भी है ना केदार भाई कि घर घर में पहुंच जाता है, जब मर्जी देख लो। सर अभी आपको देख रहे हैं सर, उनको कहाँ देख रहे हैं सर? हम तो आपकी चैनल देख रहे हैं जी। अभी तो नई टेक्नोलॉजी वाली चैनल देख रहे हैं, युवा चेहरे को देख रहे हैं। तो वो जमाना उनका अब चला गया, उनका झूठ अब नहीं चलेगा, निष्क्रियता बिल्कुल नहीं चलेगी। और जो जनता है उनने तय कर लिया। कल इसी के कारण मोदी जी को चलिए मैं आऊंगा आपके पास। प्रहलाद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रहलाद जी, आपने कमल पटेल जी को भी सुना, केदार सिरोही जी को भी, तो वाकई क्या स्थिति ऐसी है? और जो प्रधानमंत्री की सभा हुई है उससे क्या कुछ माहौल बदला है? देखिए, निश्चित ही प्रधानमंत्री जब आते हैं तो कुछ तो माहौल तैयार हो ही जाता है। और जहां तक रहा कांग्रेस का या बीजेपी का, यहाँ पे 1996 के बाद से लगातार भाजपा का ही सांसद जीतता रहा है। तो इस प्रकार से भाजपा का गढ़ बन चुका है। पहले कांग्रेस की कांग्रेस अगर वहां बाहर से किसी को भी लाती थी, चाहे असलम शेर खान को भेजा हो, उन्होंने अहमद को भेजा हो, जो आता था वो जीत जाता। लेकिन 1996 के बाद से जो स्थिति में परिवर्तन आया, तो ज्योति धुर्वे के ऊपर जातिवाद के आरोप लगते रहे, फर्जी प्रमाण पत्र का मामला उठता रहा, उसके बावजूद भाजपा ने उसको टिकट दिया और वो जीत गई। हाँ, ये सत्य है कि इस लोकसभा क्षेत्र में चाहे ज्योति धुर्वे का कार्यकाल देखा जाए, चाहे डीडी उइके कार्यकाल देखा जाए, इन लोगों ने फिर भी ऐसा उपलब्धि क्षेत्र के लिए नहीं कर पाए हैं जिसको लेकर ये कहा जा सके कि ये सांसद के कार्यकाल की उपलब्धि है। जहां तक फोर लेन वाला सवाल है, ये विजय खंडेलवाल जी ने अपने दूसरे कार्यकाल अटल जी की सरकार के दौरान ये फोर लेन स्वीकृत हुआ था। उसके बाद से यहाँ पे कोई भी ऐसे बड़े कार्य जो भारत सरकार की दृष्टि से यहाँ आना चाहिए, रेल पर स्थापित देखा जाए तो रेलवे के नए स्थापित तक नहीं मिल पाए। ये सत्य है कि डीडी उइके जी जितना बैतूल क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, क्योंकि इस जिले में 5 विधानसभा है, स्वाभाविक से वहां ज्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है। लेकिन हरदा से उनकी दूरी कहीं न कहीं आम लोगों के बीच चर्चा की बनी रहेगी। परंतु जो परिस्थितियां बनी हुई है वर्तमान में, रामू प्रसाद को लेकर के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको लेकर कांग्रेस के ही नेताओं में असंतोष की स्थिति है। हम अगर बैतूल विधानसभा क्षेत्र में जाकर के देखें, बैतूल जिले में देखेंगे तो वहाँ भोजगई से धर्मू सिंह इनके खिलाफ है, घोड़ा डोंगरी से प्रताप सिंह के पूर्व मंत्री रहे हैं, वो खिलाफ में है, ब्रह्मा भलावी खिलाफ में है, बैतूल के विधायक रहे पूर्व नीले लागा जी। ऐसी स्थिति में केवल एकमात्र सुखदेव पांसे जी इनको लेकर के चल रहे हैं। चलिए प्रहलाद जी, हमारे साथ बैतूल से भी मयंक भार्गव जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी समझ लेते हैं क्योंकि अभी तक हमने हरदा का एक पक्ष जाना है। तो मयंक जी, जो बात हो रही है आपने भी सुनी है, तो वाकई क्या ऐसी स्थितियां हैं कि आपके जो बीजेपी जो प्रत्याशी हैं वो क्या वाकई बैतूल में भी सक्रिय नहीं? क्योंकि हरदा को तो लेके शिकायत है, वहाँ हमने तमाम सारे लोगों से बात कर रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे कि वहाँ उनकी सक्रियता नहीं, लोग उनको दूरदर्शन कह रहे हैं। ऐसा कांग्रेस के केदार सिरोही जी का आरोप है। केदार सिरोही कह रहे हैं। मैं मयंक जी से बात कर रहा हूँ। कमल जी, आऊँगा आपके पास। मयंक भार्गव जी। जी देखिए, बैतूल में जो भाजपा प्रत्याशी की स्थिति है, हेलो जी जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। उनके पास नरेंद्र मोदी के नाम के अलावा स्वयं की कोई भी उपलब्धि नहीं है जिसको लेकर वो जनता के बीच जा सकें। जी, पिछले 15 सालों से देश में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन बैतूल से इटारसी तक का 4 लेन 10 साल हो गए, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है।
बैतूल को एक भी ट्रेन का स्टॉपेज सांसद डीडी उइके नहीं दिला पाए हैं। तो बैतूल में यह स्थिति है कि भाजपा मजबूरी है, डीडी जरूरी है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि के नाम पे कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस के साथ माइनस पॉइंट यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी को अपनी ही पार्टी के लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है, इसके कारण उनकी स्थिति खराब है जी। बाकी उपलब्धि की जहां तक अगर बात करें तो ज्योति धुर्वे के कार्यकाल से लेकर डीडी उइके के 2023 तक के कार्यकाल, 24 तक के कार्यकाल में उनके पास व्यक्तिगत उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और हरदा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई है, उसके पीछे मुझे ये लगता है कि हरदा, टिमरनी और हरसूद क्षेत्र में जो बीजेपी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, उसको डायलूट करने के लिए मोदी जी की सभा कराई गई है। लेकिन कांग्रेस की ओर से रामू टेकाम के समर्थन में कोई बड़ा नेता भी सक्रिय नजर नहीं आ रहा, इसका क्या कारण देखते हैं? हाँ, मैंने पहले ही कहा कि रामू टेकाम को कांग्रेस में सहयोग नहीं मिल रहा है। उनके साथ सिर्फ सुखदेव पांसे और अभी फिलहाल नीला डागा नजर आ रहे हैं, बाकी उनको कहीं पे भी बैतूल जिले की 5 विधानसभाओं में कोई सहयोग नहीं मिल रहा है जी। इसलिए वो उनकी स्थिति खराब है। और बीजेपी चूंकि संगठन आधारित पार्टी है और इसलिए यहाँ पे संगठन काम करता है और मोदी जी की लहर है, इसलिए उनको बहुत उनके साथ प्लस पॉइंट है। नहीं तो डीडी उइके अगर उपलब्धि की बात करें तो उपलब्धि के नाम पे शून्य है, कोई उपलब्धि नहीं है जी। तो पटेल साहब, आपने सुन लिया, बैतूल में भी कमोबेश यही स्थिति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और चेहरा बहुत बड़ा है, लेकिन प्रत्याशियों के काम की कोई वो नहीं है, क्योंकि जितने आपने भी काम बताए या आपकी पार्टी गिना रही है वो सब प्रधानमंत्री गिना रहे हैं कि चाहे आवास हो, शौचालय हो, उज्ज्वला कनेक्शन हो, 5 किलो राशन हो। अरे भाई मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो सरकार काम करती है तो सांसद प्रतिनिधि होता है उसके अंदर, काम तो सरकार करती है। अब बताइए, रेलवे ओवरब्रिज पूरे जिले के नहीं, पूरे देश के, प्रदेश के सभी डबल फाटक जो 60 साल में कांग्रेस एक भी नहीं बना पाई, हमने सारे बना दिए। हमने रेलवे स्टेशन की कायाकल्प कर दी, हरदा हो, बैतूल हो, जहां की सारणी हो, खड़िया हो, जो काम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे वो कर दिया। 4 लेन रोड बन गया, बैतूल, हरदा, इंदौर, नागपुर, है ना, होशंगाबाद से नर्मदापुरम से लेकर वो भी बन रहा है। और सेंट्रल स्कूल है, सारे काम किए, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। तो ये सरकार के काम में तो जनप्रतिनिधि के हैं। आऊंगा बहन जी। सरपंच जैसा काम चाहेंगे क्या? सांसद के काम नहीं तो किसके हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हैं। और सांसद के क्षेत्र में हजारों गांव होते हैं, तो अगर रोज भी घूमता रहेगा सांसद को भी पूरे गांव नहीं जा सकता। और इसलिए हमारे सांसद, हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम है, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। और आज जो काम कभी नहीं हुए थे, चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, 370 हो, और अभी 70 साल से ऊपर वालों को भी आयुष्मान कार्ड में जोड़ा है, सबको रोटी कपड़ा और मकान दे रहे हैं। यहाँ कांग्रेस एक पक्का मकान नहीं बना पा रही 60 साल में, वहां हमने 4 करोड़ बना दिए और 3 करोड़ और बना देंगे 5 साल में। तो और क्या चाहिए लोगों को? मयंक जी, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे थे। जी मयंक जी। भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर है, कांग्रेस तो कहीं मैदान में है ही नहीं। चलिए, मैं कांग्रेस से भी जवाब ले लूं। अभी मयंक जी कुछ कह रहे हैं। जी मयंक जी, आप व्यक्तिगत बात करिए, सांसद की व्यक्तिगत उपलब्धि भाजपा सांसद के तौर पे क्या है? आज सरकार की तो पूरी योजनाएं चल रही, उन्हीं के भरोसे उनकी नैया पार होने वाली है, लेकिन व्यक्तिगत उपलब्धि में 20 साल से शाहपुर, 20 साल से शाहपुर के लोग एक ट्रेन का स्टॉपेज मांग रहे हैं, वो तक नहीं सांसद जी करा पाए। बैतूल कंप्लीट नहीं करा पाए। कहाँ की बात करेंगे कमल पटेल जी, आप बताइए। अरे भाई देखो, मैं कह रहा हूँ इसने अच्छा जो काम हुए वो किसने किया ये बताओ। इसने जो काम सरकार के भरोसे उनकी नैया पार हो रही, मोदी जी के भरोसे। सरकार किसकी है? अरे सरकार किसकी है? उनकी क्या उपलब्धि है? अरे तो सरकार व्यक्ति नहीं होता, देखो पार्टी होती है, जनप्रतिनिधि होता है। आप हरदा के विधायक थे, मंत्री थे, तो आपने व्यक्तिगत तौर पे हरदा के लिए कितने काम कराए? तो उसके हिसाब से बैतूल जिले में 5 विधानसभा में उनकी नील उपलब्धि है, मोदी जी के नाम के सहारे। अच्छा ये बताइए, बैतूल हरदा संसदीय क्षेत्र में, हरसूद संसदीय क्षेत्र में दर्जनों रेलवे ओवरब्रिज बने, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, है ना। और आपका भाई साहब, जिन सड़कों का, जिनका
जिन सड़कों का और जिनका भूमि पूजन विधानसभा चुनाव के पहले कर दिया था सांसद जी ने, वो आज तक काम चालू नहीं हुए, उसमें कुछ के टेंडर टर्मिनेट हो गए। आप कैसी बात कर रहे हैं पटेल साहब? चलिए आएंगे, केदार जी कुछ कह रहे थे, आप जवाब दे दीजिए। तकनीकी प्रक्रिया, लेकिन विकास के काम जो, अच्छा तो भाजपा और कांग्रेस की तुलना करो, 7 साल बनाम 10 साल की तुलना करो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। और आज लिख लो, जब रिजल्ट आएगा, जब मैं आपसे बात करूंगा, 6 लाख से ऊपर दुर्गादास उइके जी जीतेंगे और मोदी जी 400 पार होंगे। केदार जी मैं चाहूंगा केदार जी से एक जवाब केदार जी से ले लेता हूं। जी केदार जी, देखिए ये जो नारा है 400 पार, ये 200 पार नहीं जा रहा, और 6 लाख की बात है, ये हार रहे हैं 50-60 हजार से, ये पहली बात होगी। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी मतलब जीत भी रहे तो केवल 50-60 हजार का ही बोल रहे हैं कि 50-60 हजार से जीतेंगे। जो हम लोग नाराजगी के बाद ना, नहीं हम झूठ नहीं बोलते ना, ईमानदारी की बात रखते। देखिए भाजपा तो कुछ भी कह सकती है, हम हमारी बात करने का कि इतना भी हम लोग जीत रहे हैं। कई चीजें हैं चुनाव में, कई चीजों का मैनेजमेंट है, सारा चीज का कैलकुलेशन करके जो भाजपा जहां भी 5 लाख की कह रही थी, सब जगह हार रही। सवाल यह है कि हम हमारे क्षेत्र में एक उससे जाते हैं कि एक मजबूत नेतृत्व का नारा देते हैं। जब भाजपा मजबूत नेतृत्व का नारा देती है, राष्ट्र लेवल पर मोदी जी की ब्रांडिंग मजबूत नेतृत्व पर करती है, तो उनकी छाया प्रति तो क्षेत्र में होनी चाहिए। मैंने आरोप नहीं लगाया, जितने भी लोग आज यहाँ, लेकिन वो जो अभी आपने सबने कहा, बिल्कुल मयंक जी को भी आपने सुना, वो तो ये भी बोल रहा है ना कि आपके प्रत्याशी के साथ 2 नेताओं को छोड़ दो तो कोई उनके साथ नजर नहीं आ रहा है, फिर आप कैसे जीते? मैं मयंक जी का सुधार कर दूं, कमलनाथ जी पूरी तरीके से दौरे कर रहे हैं, पटेल साहब को भी मालूम है सारी जगह। देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बेसिक अंतर है, वो समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस पार्टी है, पर अब वो केडर बेस नहीं रही है। उनका जो केडर है वही गड़बड़ करता है, और वो उनके कई एग्जाम्पल है, उनके खुद के लोग उनको हराने के लिए चलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग मास बेस पार्टी है, हमारे साथ जनता होती है, हम जनता आधारित पार्टी, और इस बार जनता ने तय कर लिया है कि हमें डीडी उइके जी को। केदार भाई ये दावा तो आप 2023 में भी कर रहे थे, उसके बाद भी जब नतीजा आए इस बार मजबूत। देखिए पिछली बार के कारण कुछ और थे देश लेवल पर, इस बार के कारण बहुत कुछ अलग है। नहीं इस तो बार किसानों का मुद्दा है। ये 4 महीने में क्या चमत्कार हो गया है? देखिए ये 4 दिसंबर में महीने नतीजे आए हैं। सर जो पर्दा लगा था ना मोदी जी के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने, सुशासन और ईमानदारी का, जैसे ही इलेक्ट्रल बॉन्ड आया वो पर्दा हट चुका है। तो चंदा तो आपने भी लिया है पार्टियों से, उन कंपनियों से चंदा आपने भी लिया है? चंदा हमने नहीं, उतना नहीं लिया जितना इनने लिया। चंदा तो झंडा लो, 1 रुपया लिया चाहे 1 करोड़, चंदा तो है ना, है तो कंपनी वही ना। हमारे को जेल भेज दे सर, हमारे को जेल भेज दे। हम तो कहते हैं अगर हमारे लोग गलत है तो 10 करोड़ जेल में डालेंगे। तो भाजपा की उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, और पूरी जनता में उसका देखिए भाई कोई तो स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जब अरविंद केजरीवाल को जेल में डालते हैं आप कहते हैं एजेंसियां गलत कर रही हैं, और राहुल गांधी वायनाड में प्रचार करते हैं तो वो कहते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री को ईडी और सीबीआई गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, इस पर फिर आऊंगा मैं आपसे। तो प्रहलाद जी, जो आपने भी सुना और जो चीजें देख रहे हैं, तो क्या वाकई मोदी का जो नाम है वो इतना बड़ा है कि इस बार भी बीजेपी की नैया पार कर देगा बैतूल में, या जो केदार जी कह रहे हैं कि जीत सकती कांग्रेस, जीत भले 50-60 हजार वोटों की होगी? नहीं देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले चुनाव में कांग्रेस गवर्नमेंट भी थी मध्य प्रदेश में, और बैतूल जिले की 5 में से 4 के कांग्रेस के विधायक थे। इस बार बैतूल क्षेत्र के 5 में से 4 सीटों के बाद सभी सीटों के ऊपर भाजपा जीत चुकी है जी। केवल पूरे लोकसभा क्षेत्र में देखा जाए तो हरदा चिमनी को छोड़ के 6 विधानसभा सीटों में भाजपा कायम है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है। पिछली बार सबसे विपरीत स्थिति थी। पिछली बार कांग्रेस के जितने लोग आज खिलाफ में हैं कांग्रेस प्रत्याशी के, उसके साथ में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। आज कमलनाथ जी नहीं है मुख्यमंत्री, खुद परेशानी में। ऐसी स्थिति में बाकी लोग उनके खिलाफ में हैं। और चूंकि आज की तारीख में जो स्थिति निर्मित हो रही है सामाजिक समीकरणों से, वैसे लोकसभा क्षेत्रों में सामाजिक समीकरण इतने काम नहीं करते, लेकिन स्थानीय तौर पर ये चीजें देखी जाती है। तो इस समय परिस्थिति जो बन रही है वो भाजपा के लिए किसी कठिन वाली नजर नहीं आ रही है। और वैसे भी राम के नाम पे टक्कर देखने वाली चीज है तो मोदी के नाम पे वो है। दीदी उनके साथ वास्तव में कोई उपलब्धियां नहीं है, इसको भी अपन स्वीकार करते हैं। एक पत्रकार के रूप में अपन खुले रूप से कह सकते हैं, क्योंकि 2002 में जिस बैतूल हरदा लोकसभा बैतूल हरदा इंदौर नेशनल हाईवे का भूमि पूजन स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने किया,
उसके बाद नीतीश कुमार जी आए यहाँ पे, उन्होंने भी डबल से उसका भूमि पूजन किया। 2002 की बता रहा हूँ, 22 साल में ये रोड बन के आज तक तैयार नहीं हो पाया जी। मैंने 1999 में स्वर्गीय विजय खंडेलवाल जी का साक्षात्कार लिया था, तब हरदा ओवरब्रिज के लिए रेलवे डबल फाटक की बात करी थी। उन्होंने कहा था कि मेरा सबसे प्राथमिकता ये रहेगी, सिर्फ ईश्वर के उससे राज खंडेलवाल जी हमारे बीच नहीं है, बाद में हेमंत खंडेलवाल आ गए, उसके बाद से चाहिए हो गए। इतने वर्षों में 99 में मैंने दिया था, आज 25 साल बाद भी मैं बोल सकता हूँ कि हरदा का रेलवे ओवरब्रिज नहीं बन पाया। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन उस विकास की धारा में हरदा बैतूल के मुकाबले पिछड़ गया है, बहुत पिछड़ा हुआ है। कोई भी ठोस चीज हम नहीं दे सकते। तो कमल जी, राम के नाम पर रामू टिकाम को आप हरा भी लेते हैं, तो क्या आप मान के चलें कि आप गारंटी ले लेंगे कि इस बार दुर्गादास उइके बैतूल की साथ साथ हरदा की भी चिंता कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे, कर रहे हैं। ये जो बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपसे, ये बता रहे हैं कि 10 साल में 2002 में जब शुरू हुआ, 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस की सरकार रही 10 साल, उन्होंने काम को सारा रोक दिए थे, वापस हमने चालू किए हैं। और आज मैं बताते हूँ, गर्व है कि हरदा का रेलवे स्टेशन का काम तेजी से चल रहा है, खिड़किया का रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है, और सारे जितने भी डबल फाटक थी रेलवे ओवरब्रिज बन रहे हैं, शुरू हो गए काम। और 4 लेन का काम भी चालू हो गया हरदा से बैतूल तक का, जहाँ 4 घंटे लगते थे अब 1 घंटे के अंदर आ जाते हैं। हरदा से टिम्बरनी कांग्रेस के शासन में जाने में सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क 1.5 घंटा लगता था, हंडिया जाने में हरदा से 25 किलोमीटर 1.5 घंटा लगता था, अब 10-10 मिनट में पहुंच जाते हैं हरदा से टिम्बरनी। तो ये परिवर्तन हुआ है। और काम तो देखिए, काम इतने बड़े हैं, इनको होने में की प्रक्रिया होती है, टाइम लगता है, लेकिन काम हो रहा है और विकास तेजी से हो रहा है। और इसलिए जनता हजारों की संख्या में कल प्रधानमंत्री जी को सुनने आई है। हमारे भाई केदार कह सकते हैं कि परिवर्तन तो हुआ है, जब 25,000 ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कितनी झूठ बोलते हैं। तो कमल जी, परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन बैतूल हरदा संसदीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये 4 जून को पता चलेगा। बहरहाल वक्त इतना ही था। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर एक कठिन लड़ाई की बात हो रही है बैतूल हरदा संसदीय क्षेत्र में, लेकिन ये भी एक बड़ा तथ्य है कि लगभग 3 दशक से ये आदिवासी इलाका बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। प्रत्याशी कई बार बदलते रहे, जब सामान्य सीट थी तब भी बीजेपी ने जीत हासिल की, और जब ये आदिवासियों के लिए रिजर्व हुई तब भी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि क्या केवल मोदी के नाम पर ही पूरी पार्टी चुनाव जीतना चाहती है? क्या सांसद की अपनी कोई भूमिका नहीं है? और मतदाताओं के मन में इस बीच क्या है, ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।